नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों ने पेट का एग्जाम दिया होगा। आई होप कि सभी लोग का अच्छा हुआ होगा और एक अच्छी जो पोस्ट पेट के थ्रू आने वाली है उसमें आप अपना जो है पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। लेकिन पेट के अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें भी आपको पार्टिसिपेट आगे करना है, तो उसके लिए भी आप प्रयासरत रहिए। पीसीएस के एग्जाम के लिए, बाकी अन्य एग्जामों के लिए। तो आइए बिना देरी के हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बाकी आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से हैं कि जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पेट का एग्जाम अगर इनकेस नहीं अच्छा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। सरकार ने यही कहा कि हर साल हम पेट का फॉर्म निकालेंगे, निकालते नहीं निकालते कोई बात नहीं, लेकिन होप तो रखना पड़ेगा। अगले साल जब फिर से आएगी तो फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? परेशान लेकिन नहीं होना है किसी भी कारणों से। आइए बिना देरी के हम लोग सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले अगर आपका टारगेट 26 का है, ध्यान सुन लीजिएगा, 2026 में वैकेंसी के आने के आगे पूरे चांस हैं। और अगर आपको अभी से मेहनत नहीं करेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए दिक्कत कर जाएंगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप फोकस अल्टीमेटली बेहतर ढंग से करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको आर में एडमिशन लेना है 26 के लिए, जो कि अभ्युदय नाम से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, अभ्युदय प्री प्लस मेंस में एडमिशन आप लीजिए और इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ कृत्रिम वर्षा के लिए क्या जो है उपयुक्त है, तो सिल्वर आयोडाइड सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था। आइए आज का पहला टॉपिक, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि गैंडे के 2 शावकों का भी हाल ही में क्या हुआ, यहां पर जन्म हुआ है। और जन्म होने के बाद जो इस गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इन गैंडों की संख्या कितनी हो गई? 63 हो गई। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध जो है अपने आप में क्या है, राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। स्थानीय स्थापना की अगर हम बात करते हैं इसके, तो यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में क्या है, ये स्थित है। कहां पर है? जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान आदि होते हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको टास्क हैंड टू हैंड देता हूं, ठीक है? टास्क नंबर 1 आज आपका है, क्या है? टास्क 1, एक आपको क्या तरह कर लेना है, नेशनल पार्क तैयार करना है। कौन कौन से कहां पर है? NATIONAL नेशनल पार्क, ठीक है? नेशनल पार्क रेडी करना है। दूसरा, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है? इसके अलावा बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज। और जो आपके अन्य जो चीजें होती है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, और बर्ड सेंचुरीज हो गया, टाइगर रिजर्व जो आपके अलग अलग होते हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है? तो ये सब क्या करने हैं, आपको रेडी करने हैं। यहां पर खूब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि ये पार्क की अवस्थिति कहां पर है और इसमें किस प्रकार के जानवर आदि पाए जाते हैं, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो और इनके नंबर्स, इनकी संख्या कितनी है, इनकी सबकी संख्या कितनी है, यूपी में संख्या कितनी है और आपके ओवरऑल इंडिया में संख्या कितनी है टोटल, यही प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है, पूछा जाता है। तो ये भी आपको क्या करना है, रेडी करना है। आज ही रेडी कर लीजिए क्लास के बाद, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप 2 कॉपी बना लीजिएगा। एक कॉपी किसके लिए? टास्क यानी कि होमवर्क के लिए, और एक कॉपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए या यूपीएससी परीक्षा के लिए जो मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं आपको, उसके लिए, ठीक है? चलिए, ये 1949 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के रूप में इसको घोषित किया गया था और 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क के रूप में इसको दर्जा इसका दे दिया गया। तो यही फैक्ट आपसे पूछ सकता है कूट के फॉर्म में, चूंकि चर्चाओं में है तो निश्चित तौर पर कूट के रूप में प्रश्न यहां से बन सकता है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 80 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा लेकिन अत्यंत जैव विविधता वाला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है अपने आप पे। प्रसिद्धि की अगर बात करें तो गोरुमारा भारतीय एक सींग वाले गैंडे के लिए जो क्या है, ये अपने आप में फेमस है। यहां एशियाई हाथी, बाइसन यानी कि गौर, तेंदुआ, जंगली सुअर, हिरण की प्रजातियां जो है इसमें व्यापक स्तर पर पाई जाती हैं। गोरुमारा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर पक्षी विविधता भी यहां पर है, कई प्रकार के जो है यहां पर बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये भी अपने आप में अच्छा है। और यानी पक्षी विज्ञान जो होता है, पक्षी वैज्ञानिक जो होते हैं और एंथोलॉजी के लिए ये पार्क काफी ज्यादा फेमस है। यहां पर अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं। यहां इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, वुड पीकर, माइनविट्स और आपका ये सब जो चीज आप देख पा रहे हो, ये सब बड़ी संख्या में यहां पर देखने को मिलते हैं। वनस्पतियों में यहां पर साल के घने जंगल पाए जाते हैं, साल के पेड़, साल साखू सागौन आप जानते होंगे, तो इसमें से साल एक जो पौधा होता है यहां पर खूब पाया जाता है। इसके अलावा यहां पर बांस हो गया, घास झाड़ियां और दलदली घास भूमियां भी यहां पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये इस गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने कई जानकारी आपको दे दी है जो कि एग्जाम में आपके फैक्ट के रूप में आपसे पूछ सकता है, ठीक है?
अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि बताओ गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया कहां पर है, देखो ये देखो कहां पर है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बी क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्लोबल पीस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया था और इस ग्लोबल पीस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, एक ऑस्ट्रेलिया इसे जो है जो स्वतंत्र थिंक टैंक है उसके द्वारा हर साल जाना जाता है कि भाई किस देश में कितना पीस है, शांति है। भारत को इस बार 115वीं रैंक जो है इसमें दी गई है, किसमें 115वीं रैंक दी गई है कि भैया अच्छा ये जो डेटा दिया गया है ग्लोबल पीस इंडेक्स का, ठीक है 2025 में, ये इस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई है कि भाई इतना अशांति तो नहीं है हमारे यहां पर, ठीक है कि तुमने हमको 115 स्थान पर दे दिया रैंक। बताइए मतलब इतनी अशांति है क्या? भारत जैसा शांत देश जो है ना कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली सही बात है, जेन्युइनली बताता हूं कि भारत जैसा देश खुशहाली के मामले में, चाहे पीस के मामले में बेहतर कोई नहीं कंट्री, जितनी स्वतंत्रताएं और जितनी चीजें हैं यहां पर किसी भी देश में इतनी नहीं दी गई है। लेकिन दिक्कत क्या है, पैरामीटर्स उनके अलग अलग होते हैं, उनके अपने चीजें होती हैं। यह पूरे विश्व में शांति की सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त माप इंडिकेटर रिपोर्ट है, जो इसमें 163 देश आते हैं, जो विश्व जनसंख्या का लगभग 99.7% है, यानी कि लगभग पूरा ग्लोबली जो है इसमें कवर हो गया, सारे देश आ गए और उसमें से 115 स्थान पर भारत को स्थान दिया गया है, जो कि किसी भी रूप में तर्कसंगत नजर नहीं आता है। रैंकिंग की अगर बात करें तो आइसलैंड 2025 में लगातार 18वीं बार सबसे शांत देश रहा है। आइसलैंड है। अब बताओ एक बात बताओ भाई, इतना छुटका सा देश है, एक देश इतना छुटका सा है और एक देश इतना बड़ा सा है, विशाल है अपने आप पे। बताओ यहां पर 10 लोग रहते हैं एग्जांपल के लिए, और यहां पर 10 करोड़ लोग रहते हैं। अब आप बताइए यहां लड़ाई झगड़ा कम दिखेगा या यहां दिखेगा? बताइए भाई साहब, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो पैरामीटर जो बनते हैं बड़े खतरनाक बनते हैं अपने आप में, इसलिए भारत इस पे कई बार कई सारे प्रमुख रिपोर्टों पर सरकार जो अपनी आपत्ति दर्ज कराती है, भैया ना जो आपने रैंकिंग बनाई सही नहीं बनाई है, और इसका एक खराब इंपैक्ट पड़ता है हमारे मार्केट पर, चीजों पर। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पर निवेश, अगर इतनी अशांति होती अगर भारत में, तो इतने बड़े स्तर का निवेश नहीं आ रहा होता, इतना देश ताकतवर भारत नहीं होता, सभी देश युद्ध की स्थिति में भारत की तरफ नहीं देख रहे होते। ध्यान रखिएगा, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, संपूर्ण विश्व की एकता की बात करता है, भारत अशांति की और जो है अराजकता की बात कभी नहीं करता है, ठीक है। और यहां लोग खुशहाल हैं, ऐसा नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत तो करप्शन आज सब जगह है, भारत में भी है, वो चाहे अमेरिका हो चाहे जहां पर, सब जगह है। क्या अभी डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप नहीं लगा? क्या लगा ना? अमेरिका ऐसा सुपर पावर कंट्री है अपने आप में, इतना सब कुछ फेयर है, उसके बाद भी लगा आरोप अपने आप में, क्या कीजिएगा। खैर, तो इसमें आइसलैंड क्या आपका सबसे नंबर टॉप पे है, सबसे खुशहाल देश में, सबसे शांत देश के रूप में जाना जाता है इसको। शांत देश है पीस के मामले में, खुशहाली रिपोर्ट एक अलग आती है, शांति रिपोर्ट अलग आती है। अन्य शीर्ष देशों में अगर बात करें तो आयरलैंड है, यानी कि सेकंड नंबर पे आपका आयरलैंड है, फिर आपका न्यूजीलैंड है आपका, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है आपका, फिर स्विट्जरलैंड है आपका, उसके बाद सिंगापुर का स्थान आता है, फिर पुर्तगाल है, फिर आपका डेनमार्क है, फिर आपका जो है आपका ये स्लोवेनिया है, फिर आपका फिनलैंड है अपने आप पे। तो ये फिनलैंड कई बार खुशहाली के मामले में आगे रहता है। तो ये कंट्रीज आप देख पा रहे होंगे, इनको आप नंबर 1 ये है, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7 ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे कम शांत देशों के रूप में जो इसको रूस को चुना गया है भाई साहब, 163वें स्थान पर है अपने आप। बताइए 163 स्थान कंट्रियां हैं और सबसे लास्ट में रखा गया है। रसिया यूक्रेन युद्ध के लिए ही शायद मुझे लगता है कि ऐसा माना गया है, लेकिन ये गलत है। सबसे अशांत देश तो पाकिस्तान को कहा जाना चाहिए भाई साहब। पाकिस्तान हो गया, सूरीनाम आदि हो गया, ये सब अशांत देश में है। तो रूस नहीं अशांत है, रूस में सिर्फ डिक्टेटरशिप की वजह से इसको जो है रखा गया होगा। यूक्रेन से जो मामला चल रहा है रूस का, इसीलिए शायद ऐसा कहा गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत बात है ना। रूस तो शांत देश है बेचारा। इसके बाद आपका यूक्रेन आएगा जो शांत नाम, फिर सूडान आएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो आएगा, फिर इसके बाद यमन आएंगे, ठीक है। तो ऐसा रखा गया है। भारत की स्थिति क्या है? 115वें स्थान की है अपने आप में। इस रैंकिंग में भारत को आंतरिक तनाव, क्षेत्रीय संघर्षों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के कारण कम शांति वाला माना गया है। हालांकि बात पचती नहीं है कि हम इतने बुरे हैं भाई साहब, इतनी अशांति हमारे यहाँ पे। बताइए कैसी बात करते हैं लोग, हद कर दिया यार। चल खैर,
ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडेक्स किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपीवी या फिर यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, तो ये जारी किया जाता है सी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए, ईद मिलाद उन नबी और ओणम पर्व अभी हाल ही में 5 सितंबर को शायद मनाया गया है, आप जानते होंगे। ओणम के बारे में तो डेफिनेटली आप जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और ये भी जो है एक मुस्लिम त्यौहार है जो कि धूमधाम से मनाया गया है। 5 सितंबर को ये दोनों त्यौहार साथ में मनाए गए। ओणम आप जानते हो केरल का सबसे प्रमुख और सबसे बेहतर जो है अपने आप में क्या है ये फेस्टिवल है। ओणम आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे। ये 2 इमेज हमने यहाँ पर जो है दी है। और शिक्षक दिवस भी आप यहाँ पर टीचर का चेहरा लगा सकते हैं। ठीक है, जहां पर शिक्षक दिवस भी मनाया गया अपने आप में। प्रायः यह मलयालम कैलेंडर के अनुसार जो है चिंगम महीने यानी कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। और यह उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है क्या होता है, थिरुवोणम के नाम से जो होता है उसको मानते हैं हम लोग। अगर इसमें इस त्योहार की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं ओणम में, जैसे कि पुक्कलम। ये क्या होता है? पुक्कलम मतलब फूलों से बनाई जाने वाली एक रंगोली होती है, अक्सर आपने देखा होगा। फिर एक होता है ओड़ सद्या। ये क्या होता है? केले के पत्ते पर परोसा जाने वाला विशेष प्रकार का भोजन या भोज, जिसमें 20 से अधिक प्रकार के क्या होते हैं, व्यंजन शामिल होते हैं। फिर एक आएगा वल्लमंकली यानी कि नौका दौड़ होती है एक। फिर एक होती है कथकली और थिरुवथिविरा नृत्य यानी कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इसमें होती हैं। फिर एक होता है पुलिकली यानी कि लोग सिर की तरह शरीर पर पेंट कर नृत्य करते हैं, एक पुलिकली त्योहार होता है। तो ये भी चर्चा में रहता है। तो ये पूछ सकता है कि एग्जाम में कि ओणम में जो ये प्रमुख चीजें गतिविधियां होती हैं इनमें से इसको क्या कहते हैं। पूछ लेगा कि वल्लमकली कराया जाता है एक जो है, तो ये क्या होता है? तो नौका दौड़ होता है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग चीजें यहाँ पर कराई जाती हैं। महत्व की बात करें तो ये महोत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से अपने आप में विविधताओं को समेटे हुए और सांस्कृतिक विविधताओं को जो है शो करने का जो अपने आप में क्या है ये प्रतीक है। इसे फसल उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, और क्योंकि क्या होता है, यह नए धान की फसल कटाई के समय मनाया जाता है। अभी आप जानते हो कि धान की बुआई हो ही गई है, कई जगहों पर धान में बालियां अच्छे से आ गई, कई जगहों पर धान में बालियां आ रही हैं। कटाई के समय का जो धान का समय होता है उसमें यह मनाया जाता है। केरल पर्यटन विभाग इसे गॉड्स ऑन कंट्री का उत्सव कह करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट भी करती है अपने आप में। ठीक है, चलिए अब आप बताइए प्रश्न। ओणम केरल का सबसे बड़ा और प्रमुख फसल उत्सव है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रायः मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने यानी कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पुक्कलम, ओड़ सद्या और वल्लमकली इस उत्सव से जुड़े प्रमुख आकर्षण हैं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही तो होता है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे तो डी आप क्या हो जाएगा, आपका एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बाल वाटिका पीएमई विद्या योजना अभी चर्चाओं में रही है। और ये क्या है, ये अपने आप में जो एक डिजिटल शिक्षा चैनल है, यानी कि यह पीएमई विद्या पहल के अंतर्गत प्रारंभ किया गया एक डिजिटल शिक्षा चैनल है। इसका उद्देश्य बच्चों को मनोरंजक और रोचक तरीके से मूल्य आधारित शिक्षा यानी कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या करना है, उपलब्ध कराना है। आज दुखद यही बात है, इसी बात का है कि समाज में एजुकेशन तो है, लेकिन एक्चुअली में जो वैल्यू एडेड जो चीजें होनी चाहिए, जो मोरलिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि वर्तमान में ना शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ना इंसान शिक्षित हो रहा है। ध्यान से मेरे शब्द को सुनिएगा। ना वर्तमान में शिक्षक पढ़ा रहे हैं और ना वास्तव में शिक्षित लोग हो रहे हैं, ना शिक्षण कार्य चल रहा है। वर्तमान में टीचर्स पढ़ा रहे हैं और एजुकेशन आगे बढ़ रहा है। समझिए आप मेरी बात, यानी कि हम अंग्रेजियत को अपने भीतर ला रहे हैं और अंग्रेजियत आपके भीतर वैल्यूज को नहीं अडाउन कर सकती है, ध्यान रखिएगा। वो बस केवल आपको एक रोज परख जो है क्या कहते हैं एजुकेशन देती है, दैट्स इट बस। नैतिक शिक्षाएं की किताबें जो चलती थी नहीं चलती हैं, सदाचार की जो किताबें चलती थी वो नहीं चलती थी। हमारे स्कूलों में सरस्वती वंदना और जो विद्याएं जो होती थी वो नहीं चलती हैं। आज हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स, वो कोर्स, ऐसा कोर्स, वैसा करो। टीचर और स्टूडेंट के बीच का संबंध है वो भी तार तार होता चला जा रहा है कई बार। तो ये जो चीजें मैंने बनाए हैं इससे निश्चित तौर पर चीजें खराब हैं। यानी कि जो वैल्यूज एक बच्चे में देनी चाहिए, वो वैल्यूज जो है वो सदाचार का भाव, वो करुणा दया का भाव, वो पारदर्शिता का भाव, वो सत्यता का भाव नहीं दिया जा रहा है। इससे जो है चीजें गड़बड़ हो जा रही है बहुत अपने आप। इसीलिए आए दिन कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक को, टीचर को मार दे रहा है, गोली मार दे रहा है, कोई कुछ मार दे रहा है। तो ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि सदाचार नहीं दिया जा रहा है, वैल्यूज नहीं दी जा रही है ना। संचालन की बात करें इसकी, तो इसका संचालन एक्चुअली में
एनसीईआरटी द्वारा विकसित किया गया है इसको, और यह स्वयं प्रभा डीटीएच टीवी चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित होता है। ये मुख्य फोकस की अगर बात करें तो ये प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों को नैतिक शिक्षा, कहानियां, लोक कथाएं और संस्कार युक्त सामग्री प्रदान करना है। आप जानते होंगे पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करते थे, मिश्रित परिवार हुआ करते थे, जहां पर दादी दादा आपके अन्य परिवारजन हुआ करते थे। रात में शाम को दादी बाबा आपको अपनी अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे, और आपको कहानियों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से आपके भीतर एक नए मूल्यों का समावेश कराया करते थे। आज जैसे जैसे हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वैसे परिवार विघटित हो रहे हैं, हम गांव से शहर की ओर जा रहे हैं, एकल परिवार आगे बढ़ रहे हैं, माता पिता और बच्चे के अलावा कोई नहीं रहता है, और फिर वो फोन के माध्यम से और अन्य अन्य चीजों के माध्यम से वो गंदी हरकतें सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं उसको, और आगे जो है उनके भीतर एक खराब हैबिट्स डेवलप होती चली जाती है, और वही बच्चा आगे चल करके अपने माता पिता को पैर से लात मार के भगा देता है घर से। ठीक है, कभी वो चोरी डकैती में निकल जाता है, कभी गंदे घटिया कामों में लिप्त हो पाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि परिवार भी टूट रहे हैं, भी उनके भीतर अच्छी वैल्यूज नहीं आ रही हैं। तो इसके सरकार ये प्रयास कर रही है। दूसरा, इनमें जो है कविताएं, लोक कथाएं, खेल आधारित शिक्षण, भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी सामग्रियां इसमें दिखाई जाती हैं। लेकिन कौन दिखाएगा? मम्मी पापा खुद ही जो है मूवीज देखते हैं, सावरिया मूवी देखने जाते हैं, तो क्या कीजिएगा? जो ही मूवी अभी हाल ही में आई थी रोने वाली, वो ठीक है, रोनहा मूवी मत देखा करिए आप लोग, ठीक है ना, रोते रहेंगे जिंदगी भर। कॉमेडी मूवी देखिए, देश प्रेम की देखिए मूवी, ये रोनहा मूवी देखे ना, लव स्टोरी वाली, तो जिंदगी भर रोएंगे ऐसे बैठ करके। रोनहा मूवी मत देखिए आज के बाद, ठीक है, जीवन में खराब बात है, ठीक है, सीख लीजिएगा मेरे से। चलिए, एक राष्ट्र एक डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। उद्देश्य क्या है? बच्चों में नैतिक मूल्यों, जीवन कौशल, सहानुभूति, सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव का विकास करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है चैनल का। ऑनलाइन शिक्षा को अधिक आकर्षण और सहज बनाना, यह भी इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ओके, चलिए, बाल वाटिका हाल ही में चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? तो स्वच्छ भारत अभियान से है, डिजिटल शिक्षा एवं मूल्य आधारित शिक्षा से, शिक्षण से है, वृक्षारोपण योजना से है, या फिर महिला एवं बाल विकास, बाल स्वास्थ्य से संबंधित है। सिंपल सी बात है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही, डिजिटल शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा या शिक्षण व्यवस्था से है। बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा यूपीपीसीएस 2026 का नया बैच हमारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पर जो चीज़ चल रही है, इसमें हम लोग प्री प्लस मेंस का वीडियो लेक्चर्स होगा इसमें। इसके अलावा आपका जो है प्री का पीवाईक्यूज, आपका मुख्य परीक्षा का पीवाईक्यूज क्लास में ही करा दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा सीसेट आपका, एसए आपका, हिंदी आपका, ये सब चीजें जो है आपको इसमें डिटेल्स में कराई जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और इंटरव्यू तक जाते हैं तो एज ए रिवार्ड आपको जो है आपकी फीस सारी रिफंड कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डजंट मैटर। आप पुनः से अगर नहीं होता इंटरव्यू के बाद तो फीस भी आप ले लीजिएगा और पुनः से आप हमारे यहाँ पर इनरोल भी हो जाएगा। इस कोर्स को लेने के बाद किसी बाहरी पुस्तक आदि लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैगजीन के आर्टिकल्स, आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस, ये सब चीजें आपको इसमें लगातार कराई जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, और अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस 2026 लेकर के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसमें 18 महीने की आपकी कोर्स की वैलिडिटी भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट अपडेट, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, दूसरा है भूटान के मुख्य मठाधीश खेपो ट्रुलुक जिंगमे चौधरा और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। आप जानते होंगे भूटान भारत का पड़ोसी देश है और हमारे बड़े मित्रवत संबंध भी हैं। भूटान और नेपाल एक ऐसा देश है जहां के लोग हमारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, शायद, है ना, जानते होंगे आप लोग। तो भूटान के मुख्य मठाधीश जो है, और ये लोग क्या है, भारत की जो पीएम है वहां के, ये भारत की यात्रा पर अभी हैं। दोनों नेता बिहार के राजगीर में शाही भूटान मंदिर, क्या शाही भूटान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया इन्होंने, मतलब अभी बीत चुका है। तो ये राजगीर में हो रहा है, क्या बिहार के राजगीर में जो है शाही भूटान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में शामिल हो रहे हैं। यह मंदिर भारत और भूटान के बीच साझा बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक विरासत क्या क्या है अपने आप में प्रतीक है। राजगीर में बनाए गए शाही भूटान मंदिर के लिए बिहार सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई है, जो दोनों देशों के सहयोग का एक उदाहरण है। यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को भी दर्शाता है। दोनों देशों के बीच विशेष साझेदारी लंबे समय से चली आ रही है, जो आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है। अपने आप जानते होंगे कि बहुत
जो है चीजें बेहतर है हमारे भूटान के बीच में। और बौद्ध धर्म भूटान हो गया, आपका चीन हो गया, जापान हो गया, इन सब देशों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए भूटान के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। राजधानी इसकी थिम्पू है, भाषा जोंगखा है राष्ट्रीय भाषा के रूप में, और साथ ही इसमें यहाँ पर नेपाली और अंग्रेजी भाषा भी भूटान में बोली जाती है। बौद्ध धर्म यहाँ पर जो है प्रसिद्ध है, महायान और लामा परंपरा। हिंदू धर्म भी यहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मानता है अपने आप में। मुद्रा निगलुट्रम है, भारतीय रुपया भी यहाँ पर प्रचलन में है, और सरकार का स्वरूप क्या है, संवैधानिक राजतंत्र के रूप में है। ठीक, अगर बात हम लोग भौगोलिक स्थिति की कर लेते हैं तो ये क्या है, ये दक्षिण एशिया का जो है क्या है एक देश है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढलानों पर स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है उसकी क्या है, दक्षिण जो है श्रृंखलाओं पर है, दक्षिण स्तर पर है, यानी कि यह है भूटान, आपका देख पा रहे होंगे। ठीक है, उत्तर में इसकी क्या है, चीन है भाई साहब। उत्तर में क्या है, भूटान है, उत्तर में क्या है, चीन है, आपका देख पा रहे होंगे। दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से है। दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व में क्या है, दक्षिण और पूर्व में क्या है, भारत है। ठीक है, और पश्चिम में भारत, इसकी सीमाएं, पश्चिम में भी इसकी सीमाएं भारत से लगी हुई हैं, आप देखेंगे तो। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल इसका 38,394 किलोमीटर है। और भूटान को ड्रुकयुल कहा जाता है। क्या कहता है, ड्रुकयुल कहा जाता है। तो ये आप यहां पर इसको देख पा रहे होंगे आप अपने आसपास। ठीक है, तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और भूटान निश्चित तौर पर भारत का पड़ोसी देश है, तो ये हमारे लिए क्या जरूरी भी हो जाता है। शाही भूटान मंदिर का अभी हाल ही में कहां पर निर्माण कराया जा रहा है, किस स्थान पर है ये, तो बोध गया, नालंदा, राजगीर या फिर गया। अभी हमने आपको बताया राजगीर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल के मध्य वार्ता भी हाल ही में संपन्न हुई है। तो पीयूष गोयल जो आपके वाणिज्य मंत्री हैं ने बुधवार को जर्मनी के विदेश मंत्री कौन है, जोहान वेटफुल के साथ में मुलाकात में डिफेंस, स्पेस, इनोवेशन और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की है। और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने पर भी साझा जोर दिया गया है। भारत को जर्मनी का महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार जाना जाता है, आप जानते होंगे, और जर्मनी के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। भारत में 200 से अधिक जो है जर्मन कंपनियां यहां पर सक्रिय हैं। 2024-25 की बात करें तो जर्मनी भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जबकि अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक 15.11 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ यह भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक भी है अपने आप में। तो 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और 9वां सबसे बड़ा निवेशक भी अपने आप, यानी वो जो है इन्वेस्टमेंट खूब कर रहा है अपने आप पे। 9वें नंबर का इन्वेस्टर है अपने आप पे क्या, जर्मनी आपका। अब आप बताइए 2024-25 में भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी या ब्रिटेन? तो क्या हो जाएगा, जर्मनी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इसको हम भूकंप भी बोलते हैं। ठीक है, भूचाल या भूकंप कर लीजिए, भूकंप। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आरओ मुख्य परीक्षा का हमारे यहाँ पर बैच चल रहा है, जहां पर आपको जीएस को छोड़कर के बाकी सभी कंटेंट जो आपके होंगे मेंस स्तर के वो कराए जाएंगे इसमें आपको। और इसके अलावा जो है इसमें बेसिकली जो है आपको डेली टेस्ट आप कराए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपके और आर्टिकल्स आदि भी आपको इसमें लगातार कराए जाएंगे हमारी तरफ से। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको करेंगे। और इसके लिए अगर मेंस आपको आरओ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप दिए गए इन नंबरों पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क मुझसे कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का महत्वपूर्ण अपडेट। बाकी एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, यानी कि निबंध है आपके लिए। निबंध क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन की सफलता महिलाओं की प्रभावी भागीदारी पर निर्भर है अपने आप। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं आराम से और लिखिएगा भी। अगर आप आरओ के अभ्यर्थी होंगे तो इसको आप 600 शब्दों में लिखिएगा, अगर आप पीसीएस के अभ्यर्थी होंगे तो इसको आप 700 शब्दों में लिखिएगा, और अगर आप अभ्यर्थी यूपीएससी के होंगे तो इसको आप जो है 1000 शब्दों में लिखिएगा। ठीक है, तो बाकी ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें
प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।